Hello student, welcome to you all in BioPoint Fatehpur. Today we start with our most important topic cloning vector. क्लोनिंग वेक्टर एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा बता दूं बेटा, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक और हमने टू टूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं क्लास में. फर्स्ट टूल इज आर एंजाइम्स एंड सेकेंड टूल इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आज के सेगमेंट में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ चलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डायग्राम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर विच वॉज डेवलप्ड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज. कैसा क्लोनिंग वेक्टर था, क्या क्या फीचर्स थे, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर्स होते क्या हैं, कौन से उसके एग्जाम्पल हैं बेटा और क्या उनके सेलेंट फीचर्स रहेंगे जिनको हमने क्लोनिंग वेक्टर कहा. तो क्लोनिंग वेक्टर्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है जो हम बायोटेक में यूज़ करते हैं अपने डिज़ायरेबल जीन को होस्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि हम उस डिज़ायरेबल जीन की जीन क्लोनिंग करा सकें बाय प्रोवाइडिंग ऑल फेवरेबल कंडीशन, बाय प्रोवाइडिंग ऑल ऑप्टिमम कंडीशन टू ऑब्टेन बायो एनालॉग्स. क्लियर. तो क्लोनिंग वेक्टर को पहले डिफाइन करते हैं. क्लोनिंग वेक्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल यूज्ड इन बायोटेक टू ट्रांसफर desirable gene in host for their gene cloning. कि हमें होस्ट के अंदर जीन को क्या करना है बेटा, ट्रांसफर करना है. यहाँ पे डिजायरेबल जीन हम कुछ भी ले सकते हैं. इट मे बी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन, इट मे बी प्रोलैक्टिन जीन और इट मे बी एनी अदर जीन जिसकी क्लोनिंग करानी है हमें. क्लियर. तो सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले कि बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में जीन ट्रांसफर करना, इकोलाई में तो हम कौन से वेक्टर यूज़ करेंगे, यूकैरियोट्स के अंदर हम कौन से वेक्टर यूज़ करेंगे. बट बिफोर गोइंग ओवर द एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले हम ले लेते हैं इसके आइडियल और सेलेंट फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, जो आपके बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है. तो सेलेंट फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के क्या सेलेंट फीचर होने चाहिए. तो सबसे पहला फीचर होना चाहिए बेटा ओरी साइट. ध्यान से सुन लें. ओरी साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि जो भी हमने अपने डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस किया है वेक्टर के अंदर, उसका खुद का अपना ओरी साइट होना चाहिए. मतलब एबिलिटी टू रेप्लिकेट, वो किसी अदर क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. तो प्रोकैरियोट्स में जो आपकी एनसीईआरटी कह रही कि फ्रीक्वेंट हम यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर, एक प्लाज्मिड को और एक बैक्टीरियोफाज को. क्लियर. सेकेंड फीचर होना चाहिए बेटा सिलेक्टेबल मार्कर. ये वो जीन सीक्वेंस होती है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारा डिजायरेबल डीएनए की एंट्री हुई भी है या नहीं हुई. डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ PBR322, उसके साथ ही समझेंगे. और तीसरा जो होना चाहिए बेटा रेस्ट्रिक्शन साइट्स और क्लोनिंग साइट. आपको पता है कि हमें कोई भी डिजायरेबल डीएनए की एंट्री करानी है वेक्टर में, तो हमें उसके ऊपर क्लीव करना पड़ेगा. एंड फॉर क्लीविंग ऑफ एनी डीएनए वी यूज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइक EcoR1, BAM-H1, HindD2, HindD3, PB1, PST1. दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं बायोटेक में डीएनए के ऊपर कट लगाने के लिए. तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स और क्लोनिंग साइट्स वो साइट्स होती हैं जिसके थ्रू जहाँ पर हम अपने डिजायरेबल डीएनए को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. और उसके अलावा इसके अंदर एक साइट होनी चाहिए विच इज सेड टू बी रोप साइट, रिप्रेशर ऑफ प्रोटीन. ये वो साइट होती है विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. एंड द लास्ट फीचर कि हमारा क्लोनिंग वेक्टर कैसा होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर मस्ट बी ऑफ स्मॉल इन साइज with low molecular weight. ये कुछ आइडियल फीचर्स हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के सेगमेंट में. हाँ जी बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना. सबसे पहला जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जो यूज़ किया गया फ्रीक्वेंटली हमारे बायोटेक में डिजायरेबल जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो सबसे पहले डेवलप किया था बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज और उसको नेम दिया गया PBR322. बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द आइडियल और सुटेबल फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, जिसको नेम दिया गया बेटा PBR322. एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बोर्ड का बनेगा कि PBR
PBR322 की नॉमेनक्लेचर क्या है, किन्होंने डेवलप किया और क्या क्या इसके आइडियल फीचर रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। हियर द PBR322 रिप्रेजेंट P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, BR स्टैंड फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज। साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर डेवलप किया था टू ट्रांसफर डिजायरेबल जीन। एंड 322 इज द टैक्सी नंबर और मॉलिकुलर टैक्सी नंबर। इन्होंने लैब में बहुत सारे आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर बनाए थे, 322, 325, 344, 345। तो सबसे पहला जो उन्होंने नंबरिंग दी बेटा, जो उनके लैब में बनाया गया 322, दैट इज द मॉलिकुलर टैक्सी नंबर, टैक्सी नंबर। और नंबरिंग दी गई थी प्लाज्मिड को, मतलब प्लाज्मिड इज हेयर सिंपली सेड टू बी, यदि मैं इसको बोलूं कि क्लोनिंग वेक्टर को हम लेमन लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, मॉलिकुलर टैक्सी, क्योंकि ये जीन को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो आपने कहा कि हर एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ आइडियल फीचर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर डीएनए रेप्लिकेशन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ चुके कि डीएनए की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन, कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो न्यू ऑफस्प्रिंग सेल बनेंगे, प्रोजेनी सेल, उसमें डीएनए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इक्वली ट्रांसफर होना चाहिए। तो क्लोनिंग वेक्टर में भी जो सबसे आइडियल फीचर है बेटा कि उसका अपना ओरी साइट होना चाहिए। मतलब ओरी साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जो आपके डिजायरेबल जीन की भी रेप्लिका बनाता जाएगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो प्रोजेनी सेल आएंगे उनमें ट्रांसफर करता जाएगा। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो कौन सा साइट प्रोवाइड करता है बेटा, रॉप साइट। ये प्रोवाइड करता है प्रोटीन और फ्यू प्रोटीन्स कह सकते हैं हम, जो असिस्ट करते हैं या जो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। मोस्ट आइडियल फीचर यदि हम बात करें कि प्लाज्मिड आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी आपने पढ़ा, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड की हम बात करते हैं। दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विच प्रोवाइड सम स्पेशलाइज्ड फीचर टू बैक्टीरियम। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि एक्चुअल में आरडीएनए की, एक्चुअल में हमारे डिजायरेबल डीएनए की एंट्री हुई भी है या नहीं हुई, उन सीक्वेंस को कहा जाता है बेटा सिलेक्टेबल मार्कर। एंड हियर दिस PBR322 containing how many selectable marker? 2. The first one is TETR, tetracycline resistant gene, tetracycline resistant gene। और दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर इसके पास होता है बेटा AMPR। ध्यान रहे यहाँ पे A स्मॉल है, यहाँ पे T स्मॉल है, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सिलेक्टेबल मार्कर का। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंट जीन। अब ये हमने एक डायग्राम बना लिया है एक प्लाज्मिड का, लेकिन हमें अपने डिजायरेबल डीएनए की एंट्री करानी है तो वी नीड सर्टेन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, वी नीड क्लोनिंग साइट, जहाँ पे हम अपने डिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उस डिजायरेबल डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पे जाके क्लीव करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन में बाम H1 और साल1, दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो यहाँ पे कट लगाते हैं। यहाँ कट लगेगा, क्लीविंग होगी तो ही हमारे डिजायरेबल डीएनए की क्या होगी, एंट्री होगी। एग्जैक्टली हम इस रीजन में आ जाते हैं बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहाँ पे कौन कट लगाता है, PBU1 एंड PST1। मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन बोर्ड क्लास में कि नेम द सिलेक्टेबल मार्कर इन PBR322। आप जाएंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और TTR के साथ, और जब हम इसमें कट लगाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तो वी ऑब्टेन क्लोनिंग साइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द क्लोनिंग साइट ऑफ बाम H1 एंड साल1, तो आप किसके साथ जाएंगे, TTR, क्योंकि ये इस रीजन में कट लगाता है। उसी तरह से PBU1 PST1 कहाँ कट लगाता है बेटा, AMPR में। PBU2 कट कहाँ लगाता है, रोप साइट पे। इको R1 क्लावन हिंट थर्ड ये कट लगाता है इस साइट पे, लेकिन हमें इस साइट पे कट लगाने की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम नहीं पता लगा सकते कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई भी है या नहीं हुई। ये आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या देख रहे हैं, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर सबसे आइडियल फीचर की बात करूं तो उसका अपना क्या होना चाहिए बेटा, ओरी साइट। सेकेंड फीचर उसके पास अपना क्या होना चाहिए, रोप साइट। तीसरा उसके पास क्या होने चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स,
कितने सिलेक्टेबल मार्कर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दिखाई दे रहा है, एक टीटीआर दिख रहा है, और फोर्थ फीचर मैंने बताया क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट, वो साइट होते हैं जहाँ पे आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या लगाते हैं बेटा? कट लगाते हैं। अब इसी के एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे एज ए क्लोनिंग वेक्टर, क्यों इसको आइडियल क्लोनिंग वेक्टर कहा गया। हालांकि बहुत सारे अदर क्लोनिंग वेक्टर्स भी आपको सुनने में मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देती है, तो वन बाय वन हम इसके फीचर्स को ले लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है ओरी साइट। तो सेलेंट फीचर की बात कर रहे थे, 3 मार्क का क्वेश्चन है आपके बोर्ड में कि सेलेंट फीचर क्या होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर्स के। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, नंबर 1 ओरी साइट। हर एक क्लोनिंग वेक्टर के पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, चाहे वो प्लाज्मिड हो, चाहे वो बैक्टीरियोफाज का मतलब उसके अंदर भी कुछ टेंडेंसी होती है, आगे हम समझेंगे। तो ओरी साइट आर सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल ओरी साइट की क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज द साइट विच अलाउ रेप्लिकेशन ऑफ वेक्टर डीएनए along with डिजायरेबल जीन। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमारे अपने ही डीएनए की रेप्लिकेशन कराए, हमारा मेन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है बेटा? डिजायरेबल जीन, उसकी भी रेप्लिकेशन होनी चाहिए, वो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए, तो ही तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। सेकेंड फीचर आपने देखा, तो ओरी साइट, इसके लिए एग्जाम्पल दे रही है एनसीईआरटी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वेक्टर हम कौन सा यूज करते हैं प्रोकैरियोट्स में? तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वेक्टर हम यूज करते हैं बेटा प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। प्लाज्मिड का अपना ओरी साइट होता है, वायरस के पास कोई रेप्लिकेशन साइट नहीं होती, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जहां वायरस एंटर करेगा, यदि वायरस किसी के अंदर एंटर करेगा तो वो उस डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और उसके ओरी को वो यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज वायरस का जब न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया में एंटर करेगा along with डिजायरेबल जीन, तो आपने पढ़ा है कि वायरल जीनोमिक मटेरियल की ये टेंडेंसी होती है कि वो होस्ट के न्यूक्लिक एसिड के साथ इंटीग्रेट कर जाता है एंड यूटिलाइज देयर ओरी साइट, मतलब होस्ट के डीएनए का ओरी साइट को वो यूटिलाइज करता है अपनी रेप्लिकेशन के लिए। सेकेंड फीचर आएगा बेटा सिलेक्टेबल मार्कर। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो हम समझेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर आर द सीक्वेंस ऑफ DNA in a cloning vector which are used to differentiate between transformants and non-transformants और recombinants एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। किसको बोलेंगे बेटा रिकॉम्बिनेंट? उन होस्ट को बोलेंगे जिनमें आरडीएनए की एंट्री हो जाएगी। क्लियर? कैसे बनाएंगे अभी सब कुछ समझेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि इस PBr322 के अंदर, इस PBr322 के अंदर आपको कितने सिलेक्टेबल मार्कर दिख रहे हैं? 2। एक दिख रहा है TTR, एक दिख रहा है AMPR। तो आप लिखें इन PBr322 देयर इज 2 सिलेक्टेबल मार्कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। देयर इज 2 सिलेक्टेबल मार्कर, 2 सिलेक्टेबल मार्कर, 2 सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। कौन कौन से? AMPR एंड TETR। फुल फॉर्म मैंने लिखवा दी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है बेटा? कैसे हम यूज करेंगे ये पता लगाने के लिए ये आफ्टर आइडियल फीचर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तीसरा आ जाते हैं बेटा कि क्या आइडियल फीचर होना चाहिए? क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट। आप देख रहे हैं कि हमें स्पेस
स्पेस क्रिएट करना है अपने डिजायरेबल जीन के लिए कि हम डिजायरेबल जीन की लोडिंग करें कहाँ, स्पेस है तो हमें कट लगाना पड़ेगा इसके डीएनए पर। कट लगाने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। तो क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है? क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट, क्या आपको नॉर्मल प्लाज्मिड में कोई क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट दिख रही है? साइट तो होंगी, लेकिन ये साइट आपको अवेलेबल कब होंगी? जब आप इसके ऊपर क्लीव करेंगे विद द एप्लीकेशन या बाय इंक्यूबेटिंग प्लाज्मिड विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्लोनिंग साइट आर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और प्लाज्मिड और वेक्टर obtained after incubating with restriction endonuclease and this is the space जहाँ पे हम किसकी लोडिंग करते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पे हम किसकी लोडिंग करते हैं बेटा, डिजायरेबल जीन की। तो दिस इज द पार्ट या दिस इज द स्पेस वेयर we can load our desirable gene to obtain our DNA। जैसे ही यहाँ पे डिजायरेबल जीन की लाइगेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज, हमें क्या मिल जाएगा बेटा, आरडीएनए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस सिलेक्टेबल मार्कर में कौन से क्लोनिंग साइट्स हैं। तो एक बार फिर से डायग्राम पे आ जाते हैं, समझ लेते हैं कि हमारे पास दो सिलेक्टेबल मार्कर नजर आए आपको, TETR एंड AMPR। यदि हम इस प्लाज्मिड को PBR322 को इंक्यूबेट करते हैं बाम H1 से, तो उसका रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट किस रीजन में है बेटा, टेट्रासाइक्लिन। तो ये इस जगह पे कट लगाएगा और यहाँ पे हम अपना डिजायरेबल डीएनए की क्या कर देंगे, लोडिंग कर देंगे। हम यहाँ पे अपना डिजायरेबल डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि हम इसको ट्रीट कर दें साल 1 से, तो हमारा ये किस रीजन में कट लगाएगा, अगेन कट लगाएगा TETR में, और यहाँ पे हम डिजायरेबल डीएनए की क्या कर देंगे, लोडिंग कर देंगे, लाइगेट कर देंगे। उसी तरह से यदि हम इसको ट्रीट कर दें PB1 PST1 से, तो उसका क्लोनिंग साइट कहाँ पे है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द क्लोनिंग साइट ऑफ TETR रीजन या व्हाट इज द क्लोनिंग साइट ऑफ बाम H1 एंड साल1। तो बाम H1 एंड साल1 कहाँ पे क्लोनिंग साइट प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट प्रोड्यूस करता है, TETR रीजन में। और PB1 PST1 कहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्शन एंड क्लोनिंग साइट प्रोड्यूस करता है, AMPR रीजन में। तो इसको हम राइट करते हैं बेटा कि क्लोनिंग साइट कहाँ कहाँ पे हैं, इसको समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप समझ लें कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे कट लगाता है। तो आप लिखें जल्दी से, बाम H1 एंड साल1। क्लियर, बाम H1 एंड साल1 ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में। बाम H1 एंड साल1 प्रोड्यूस क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट इन TETR रीजन। वैसे तो TETR क्या है बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर, लेकिन जब हम प्लाज्मिड को ट्रीट करते हैं इन एंजाइम से, तो ये एंजाइम इस रीजन में क्या लगा देते हैं, कट लगा देते हैं। उसी तरह से PBU1 एंड PST1 प्रोड्यूस क्लोनिंग साइट इन AMPR रीजन, ये इस रीजन में कट लगाते हैं। इसका मतलब यदि आप इस प्लाज्मिड को, इस वेक्टर को ट्रीट करेंगे PBU1 से, तो क्लोनिंग साइट किस रीजन में अवेलेबल होगी बेटा, AMP। अब यहाँ से एक नेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा कि हमारे मतलब के कितने क्लोनिंग साइट हो सकते हैं, जो हम पता लगा लें कि एक्चुअल में डीएनए की एंट्री हुई भी है या नहीं। तो हमारे पास क्लोनिंग साइट कितने, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, एक हो सकता है बाम H1, एक हो सकता है साल1, एक हो सकता है PBU1 एंड एक हो सकता है PST1। तो 4 क्लोनिंग साइट हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। कहाँ पे बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर। वैसे PBR322 में कितने क्लोनिंग साइट हैं, 4 तो ये हो गए, 5th 6th 7th एंड 8th। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टोटल क्लोनिंग साइट कितने हैं आपके PBR322 में, तो यू कैन राइट डाउन स्पेशल नोट, कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप डाल लीजिए। तो टोटल क्लोनिंग साइट इन PBR322 कितने हैं बेटा, 8।
लेकिन हम जिनको स्पेसिफिकली यूज करेंगे वो कितने क्लोनिंग साइट हैं? 4 क्लोनिंग साइट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड which are available in selectable marker region. सेलेक्टेबल मार्कर रीजन, क्लियर है बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल क्लोनिंग साइट तो 8 हैं, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि हमारे आरडीएनए की एंट्री हुई भी है या नहीं हुई, वो आगे मैं एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक में एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो क्लोनिंग साइट नॉर्मली वो साइट होती है जहां पे जाके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाते हैं और हम अपने डिजायरेबल डीएनए की लोडिंग कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, लाइगेशन कर सकते हैं, क्लियर है? टू ऑब्टेन आरडीएनए। एंड द लास्ट फीचर, फोर्थ फीचर क्या होना चाहिए कि आपने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ओरी साइट। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अपने डीएनए की लाइगेशन कर दी और डीएनए को नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोजेनी जनरेशन में ट्रांसफर करना है। तो नेक्स्ट साइट इंपॉर्टेंट फीचर है रोप साइट। रोप साइट आर द सीक्वेंस इन क्लोनिंग वेक्टर। किस क्लोनिंग वेक्टर की बात कर रही हूं मैं? PBR322 की, which produce proteins for DNA replication. This is the important point. एंड द लास्ट फीचर जिसको हम कह सकते हैं कि हम बैक्टीरिया की क्लोनिंग करा रहे हैं बायोरिएक्टर में टू ऑब्टेन बायो एनालॉग्स। तो यदि हमारे वेक्टर बहुत बड़े साइज के होंगे तो इम्प्योरिटीज़ भी क्या प्रोड्यूस होंगी बेटा? बहुत ज़्यादा। तो हैंस टू रिड्यूस डाउन स्ट्रीमिंग कॉस्ट की जब हम एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरीफाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, बायो एनालॉग्स को, किसी ड्रग्स को, वैक्सीन को, हॉर्मोन्स को, तो उस टाइप पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ना आए, अदरवाइज हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? बहुत महंगा हो जाएगा। इसीलिए हमारा क्लोनिंग वेक्टर ऑलवेज कैसा होना चाहिए बेटा? स्मॉल साइज का होना चाहिए, लो मॉलिक्यूलर वेट का होना चाहिए, ताकि हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कॉस्ट को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। तो क्लोनिंग वेक्टर मस्ट बी ऑफ स्मॉल इन साइज with low molecular weight to reduce hindrance in downstreaming processing. डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग मैंने आपको ब्रीफली रिकॉल कराया था जब मैंने समरी दी थी कि डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायो एनालॉग्स इन बायोरिएक्टर। प्यूरिफिकेशन ऑफ बायो एनालॉग्स, जो भी हम जीन क्लोनिंग के थ्रू प्रोडक्ट बना रहे हैं बायोरिएक्टर में, उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है, प्यूरिफिकेशन करना है, उसमें हिंड्रेंस ना आए। तो दीज आर सम आइडियल फीचर्स। नेक्स्ट कम ओवर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। नाउ कम ओवर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। बेटा हमने PBR322 की एक्सप्लेनेशन ले ली, अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेक होगी। उससे पहले हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कौन से क्लोनिंग वेक्टर जनरली यूज होते हैं? तो सबसे पहला तो आपने बात करी ली कि जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, एक हो रहा है PBR322 जो कि इन्होंने डेवलप किया था बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। उसी तरह से बहुत सारे हैं बेटा, जैसे प्लाज्मिड, PUC8 है, PUC19 है। PUC स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, जो डेवलप किया गया था, आर्टिफिशियल वेक्टर था इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसके एक पॉइंट को कवर किया गया है बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल मेंशन किया है। PUC8, PUC19 जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर है रिसेंटली, PUC8, 19 एंड सो मैनी, जो हमारे कहाँ पे डेवलप किया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये भी आर्टिफिशियल वेक्टर है। और भी सबसे कॉमन वेक्टर जो हम यूज़ करते हैं प्लाज्मिड, और अभी रिसेंटली हम मॉलिक्यूलर बेसिस का लास्ट टॉपिक पढ़ के आए हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहाँ पे हमने यूज़ किया था बैक एंड यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसी तरह से बहुत सारे हाइब्रिड वेक्टर हैं, लाइक कॉस कंपोनेंट ऑफ वायरस एंड मिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मिड इज अ कॉस्मिड। उसी तरह से
फास्मिड, फाज किसका कंपोनेंट है बेटा? वायरस का। मिड किसका कंपोनेंट है? प्लाज्मिड का। तो फास्मिड, दीज आर हाइब्रिड वेक्टर, दो अलग अलग जीनोम को मिक्स करके बनाया गया है, इसको हम हाइब्रिड वेक्टर कहते हैं, जिसमें हाफ कंपोनेंट वायरल जीनोम का है और हाफ कंपोनेंट बैक्टीरियल जीनोम का है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कंपोनेंट प्लाज्मिड का पार्ट है। उसी तरह से बेटा ईस्ट एपिसोमल क्रोमोसोमल वेक्टर, और आप कह सकते हैं ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर, जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम। एक यूकैरियोट में भी जीन को ट्रांसफर करता है, ये प्रोकैरियोट में भी जीन को ट्रांसफर करता है, तो आप इसको कह सकते हैं हाइब्रिड वेक्टर। दिस इज सेड टू बी हाइब्रिड वेक्टर, नॉट हाइब्रिड, इट इज सेड टू बी शटल वेक्टर, सॉरी, इट इज सेड टू बी शटल वेक्टर used to transfer desirable gene in both prokaryotes as well as in eukaryotes, क्लियर बेटा? और भी बहुत सारे हैं बेटा, ये तो थी, हम थोड़ा सा बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही कॉमन वेक्टर यूज होता है बैक्टीरियोफाज। ये क्वेश्चन भी एक बार बोर्ड में आया है कि जो बैक्टीरियोफाज क्लोनिंग वेक्टर है उसको हम ज़्यादा फेवरेबल क्लोनिंग वेक्टर मानते हैं ओवर प्लाज्मिड। वाई दिस बैक्टीरियोफाज इज सेड टू बी मोर फेवरेबल क्लोनिंग वेक्टर ओवर प्लाज्मिड? दो रीजन से मानते हैं। एक तो बेटा इसको हम पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने में इसकी ज़्यादा यूटिलिटी देखी गई है, आप कह सकते हैं कि इजी टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। और सेकंड, बड़े डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, बिग साइज के जीन को ट्रांसफर करने के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं? बैक्टीरियोफाज को। और उसकी क्लोनिंग रेट भी क्या देखी गई है? फास्ट देखी गई है। और भी बहुत सारे वेक्टर यूज़ करते हैं। प्लांट में जो सबसे कॉमन वेक्टर यूज़ होता है, ब्रॉडली प्लांट में डाइकॉट की बात कर रही हूँ, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। डिटेल में समझेंगे इसको, हम नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, प्लांट जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। ऐसा क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं उसको भी समझेंगे बेटा। और जो ह्यूमन के अंदर सबसे कॉमन वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम यूज़ करते हैं रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस और सार्कोमा वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस है, एंड पेपिलोमा वायरस जो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था, पेपिलोमा वायरस विच कॉज जेनाइटल वॉट, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इन सारे वेक्टर को यूज़ किया जाता है यूज टू ट्रांसफर डिजायरेबल जीन इन ह्यूमन। और कभी भी ये खतरनाक वायरस डायरेक्टली वेक्टर यूज़ नहीं होते बेटा, प्रायर बिफोर यूजिंग एज अ वेक्टर इनको डिसार्म्ड कर दिया जाता है। डिसार्म्ड का मतलब डिसार्म्ड कर दिया जाता है, इनकी एंटीजेनेसिटी को लॉस्ट करा दिया जाता है। एंटीजेनेसिटी शुड बी लॉस्ट प्रायर टू यूजिंग एज वेक्टर। वेक्टर यूज करने से पहले इनकी एंटीजेनेसिटी को लॉस्ट करा दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बनेगा PBR 322 पे। तो आज के सेगमेंट में हम इतना ही रखेंगे बेटा, क्या आइडियल फीचर्स रहे। कल के सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो क्लोनिंग साइट है जहाँ पे हमने डिजायरेबल DNA की एंट्री करा दी, RDNA बना लिया और अब इस RDNA को हम होस्ट में डाल रहे हैं, हमने होस्ट में डाल दिया, हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करा दी एंड वी ऑब्टेन रिकॉम्बिनेंट होस्ट। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई भी है या नहीं है, वो कल हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक एंड क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट प्लेटिंग टेक्निक। विच वन इज सुपीरियर, विच वन इज इन्फीरियर, किसके मेरिट हैं किसके डीमेरिट हैं, वो डिटेल में कल के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।